दिन का 1 बज रहा था जब ब्रिगेड रुक गया और हुक्म मिला कि गाड़ियों से उतर आओ और खाना खा लो। मेरे ख्यालात का तसलसल टूट गया और मेरे अंदर की कशमकश कुछ नरम पड़ गई। खाने का नाम सुना तो भूख महसूस होने लगी। हम गाड़ियों से उतर ही रहे थे कि अचानक हमारे दरमियान और पीछे और हर तरफ तोपों के गोले फटने लगे। जापानियों ने हमारा रास्ता रोक लिया था। उनके तोप खाने बेपनाह गोलाबारी कर रहे थे। हम सब भागम भाग जहां आड़ मिली वहीं जा छुपे। थोड़ी ही देर के बाद हमारे ब्रिगेड का तोप खाना एक्शन में आ गया और उधर से भी गोलाबारी शुरू हो गई। मुझे बड़ की किस्म का एक दरख्त नजर आया जिसका तना बहुत ही फैला हुआ था। मैं दौड़कर उस दरख्त के तने की ओट में हो गया। मैंने दोनों कानों में उंगलियां ठूस ली। तोप के गोले का धमाका कोई गैर फौजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे कानों के पर्दे तो सुन्न हो ही जाते हैं। मुसलसल धमाकों से बाज फौजियों का दिमाग जवाब दे जाता है और वो पागलों की सी हरकतें करने लगते हैं। लेकिन हमारी बटालियन में कोई ऐसा केस ना हुआ क्योंकि ये बटालियन 2 साल से ये धमाके बर्दाश्त कर रही थी और उसके अफसर और जवान इतने पुख्ता हो गए थे कि अब ये धमाके उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मैंने उस गोलाबारी में जो कुछ देखा वो आज तक नहीं भूला और मरते दम तक नहीं भूल सकूंगा। हमारी बटालियन की बी कंपनी का एक सिख हवालदार एक आड़ से उठकर मालूम नहीं क्यों एक तरफ को दौड़ पड़ा। शायद उसे किसी अफसर ने बुलाया होगा। वो अभी रास्ते में ही था कि तोप का एक गोला उससे 3-4 कदम आगे और दूसरा गोला उसके बिल्कुल करीब पीछे फटा। उन दोनों गोलों का उड़ाया हुआ गर्दो गुबार साफ हुआ तो यूं पता लगता था जैसे सिख हवा में तहलील हो गया हो। उसके जिस्म के टुकड़े दूर दूर तक जा गिरे। मैं फौजी था, वहां ऐसे कई मनाजिर देखे थे, इसलिए सिख हवालदार के उड़ जाने का बल्कि इस दुनिया से गायब हो जाने का मेरे दिल पर जरा सा भी असर न हुआ। यूं मालूम होता था जैसे ये दुनिया, ये जमीन और आसमान मुसलसल एक धमाका बन गए हों। गर्दो गुबार इतना कि कुछ नजर नहीं आता था। अपने तोप खाने के गोले सरों के ऊपर से चीखते चिल्लाते गुजर कर जा रहे थे। हमारे इलाके में फटते गोलों के टुकड़े उड़ रहे थे। इस कदर बारूद की बदबू फैल गई और इस कदर गर्द नथनों में दाखिल होने लगी कि दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। मुझे किसी के चीखने चिल्लाने और दौड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। गर्दो गुबार में से एक हिंदू सिपाही दौड़ता निकला और मेरे सामने आकर गिर पड़ा। मुझे तो ये तवक्को थी कि यह जख्मी होगा, लेकिन वो जख्मी नहीं था। वो कानों पर हाथ रखे चीख चिल्ला रहा था। कभी वो खड़ा हो जाता और खड़े खड़े जोर से गिरता और फिर तड़पने लगता। अगर वो जरा सा भी जख्मी होता तो उसकी वर्दी वहां से सुर्ख होती, लेकिन वो जरा सा भी जख्मी नहीं था। धमाकों ने उसके दिमाग पर असर कर दिया था। मैंने उसे पकड़ने या संभालने की या उसे तसल्ली दिलासा देने की जरा सी भी कोशिश न की। वो भी जैसे मेरी मौजूदगी से नावाकिफ था। 2-3 मरतबा वो मेरे बिल्कुल सामने करीब आकर गिरा तो भी मैंने उसकी तरफ न देखा। आखिर वो उठा और एक तरफ को दौड़ पड़ा। इसे शेल शॉक कहते हैं। अगर ये मामूली सा हो तो मुतासरा शख्स कुछ देर के बाद नॉर्मल हालत में आ जाता है, लेकिन ये शदीद हो तो फिर नौबत मेंटल वार्ड में दाखिल करने तक आती है और अक्सर शदीद केस ठीक भी नहीं होते। मैं उस हिंदू जवान को जानता था। ये मेरी ही बटालियन का पुराना सिपाही था। बाद में पता चला था कि वो लापता ही हो गया था। ये किसी को भी नहीं मालूम कि वो मारा गया था या उसे क्या हुआ था। मेरा ख्याल है कि वो पागलपन में दौड़ता गया और कहीं दूर जंगल बेआबान में निकल गया होगा और उधर ही मर गया होगा या दरिंदों की खुराक बन गया होगा। हमारी गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थी। 2 गाड़ियां तो बिल्कुल ही उड़ गई थी और 2-3 गाड़ियों को आग लग गई। ड्राइवरों को हुक्म मिला के गाड़ियों को आगे ले जाकर बिखेर दें। मतलब ये था कि गाड़ियां जापानियों के गोलों की जद से आगे ले जाएं। जापानियों ने जिस शिद्दत से गोलाबारी शुरू की थी उसके बाद फौरन इन्फेंट्री और टैंकों से हमला किया जाता है। ब्रिगेड को ऑर्डर मिल गया था कि सब अपनी अपनी पोजीशन ले लें चूंकि हमला आ रहा है। कुछ देर तक हमला ना आया तो ब्रिगेड को हमला करने का हुक्म दे दिया गया। गाड़ियां वहीं रह गईं और ब्रिगेड ने एडवांस शुरू कर दिया। तवक्को ये थी कि उधर से जापानी फौज आ रही होगी, इधर से हमारा ब्रिगेड एडवांस कर रहा था और बड़ी शदीद और खून रेज लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन जापानियों की तरफ से हमला ना आया। इसके बजाय हमारा ब्रिगेड जापानियों के मोर्चों तक जा पहुंचा। तब जापानियों ने हमला रोकने की कोशिश की, लेकिन जापानियों के पास अब इतनी जंगी ताकत नहीं रही थी कि वो ब्रिगेड का हमला रोक सकते। थोड़ी सी देर के बाद जापानियों का तोप खाना खामोश हो गया और उसकी फौज कुछ तो मारी गई और बाकी पसपा हो गई। हमारी बटालियन को पीछे रखा गया था जिसे रेयर गार्ड कहा जाता है। आखिर हमारी बटालियन को भी एडवांस का हुक्म मिला। अब हम पैदल जंगल में जा रहे थे। छोटे हथियारों की फायरिंग हमसे बहुत आगे हो रही थी। 4-5 मील का फासला तय करके हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां हर तरफ जापानियों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। मैंने अपने ब्रिगेड की लाशें नहीं देखी थी, अलबत्ता मुझे यकीन था
कि हमारा ब्रिगेड भी इसी तरह अपनी लाशें पीछे छोड़ आया है। जापानियों की गोलाबारी थी ही कयामत खेज, जिसमें सैकड़ों अम्बात मुतवक्के थीं। हमें वहीं रुकने का हुक्म मिला। शाम के गालिबन 4 बज रहे थे। जंग की भयानक और हौलनाक आवाजें और धमाके खामोश हो चुके थे। मौत न जाने कितने सौ जाने लेकर चली गई थी। वो दिन लड़ाई के बाद की मुख्तलिफ मसरूफियात में गुजर गया और हमने रात आसमान तले गुजार दी। सुबह हुई तो हमें नाश्ता दिया गया। जब दिन की रोशनी फैली तो हमने देखा कि चंद फरलांग दूर छोटी सी एक बस्ती थी। ऐसी ही 2 और बस्तियां कुछ दूर नजर आ रही थी। हमें पता चला कि जापान के जिन ट्रूप्स ने मुजाहमत की थी उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और जो जापानी बच गए थे वो भाग गए हैं। जापानियों का तोप खाना दूर था, इसलिए वो अपनी तोपें ले गए थे। उस रोज़ हमारे करने को कोई काम नहीं था। मैंने अपने एक क्लर्क दोस्त को साथ लिया और उस बस्ती में चला गया जो करीब ही नजर आ रही थी। ये बस्ती उस इलाके में थी जो हमारी बटालियन की जिम्मेदारी में था। मैंने अपनी बटालियन के चंद एक जवान उस बस्ती में जाते और कुछ जवान बस्ती में से निकलते देखे। ये सब लूट मार के लिए वहां गए थे, लेकिन पता चला कि बस्ती खाली है और यहाँ के रहने वाले मुद्दत हुई यहाँ से भाग गए थे। मैं अपने साथी के साथ वैसे ही टहलता टहलता बस्ती के अंदर चला गया। मेरी नीयत लूट मार की नहीं थी। अपनी बटालियन का एक मुसलमान लांस नाइक मिला। उसने बताया कि इस बस्ती में जापानी फौजियों ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था जो वो खाली करके भाग गए थे। ये 15-20 घरों की बस्ती थी। मकान छोटे छोटे थे और मामूली किस्म के थे, लेकिन बाहर से साफ सुथरे लगते थे। बस्ती बिल्कुल खामोश थी। हम दोनों दोस्त आहिस्ता आहिस्ता चलते एक गली में जा रहे थे। जापानियों का यहाँ अगर ब्रिगेड था या जो ट्रूप्स थे उनके हेडक्वार्टर के लिए ये बस्ती मौजू थी। हम दोनों साथियों ने सोचा भी नहीं कि उन मकानों के अंदर जाकर देखें, शायद कोई कीमती या काम की चीज़ हाथ आ जाए। हम एक मकान के सामने से गुजरे। उसका बाहर वाला दरवाज़ा खुला था। हमने अंदर एक लाश पड़ी देखी जो किसी फौजी की नहीं थी। हम रुक गए और उस घर के दरवाजे में जा खड़े हुए। वो एक औरत की लाश थी जिसका खून फर्श पर बह बह कर जम गया था। औरत का चेहरा साफ नजर आता था। नक्शो निगार से वो मलाई या बर्मी लड़की मालूम होती थी। वो जवान लड़की ही थी। खून उसके सर से बहता रहा था। गोली का सुराख कनपट्टी पर साफ नजर आ रहा था। हम समझ गए कि ये किस तरह मरी थी। मैं पहले बता चुका हूं कि जापानियों ने यह जलील हरकत की थी कि वो जहां भी जाते थे वहां की नौजवान लड़कियों को अपने साथ रख लेते थे। ये उन्हीं लड़कियों में से एक होगी और जब जापानियों को यहाँ से भागना पड़ा तो इसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर या राइफल रख कर गोली मार गई। हम वहां से चल पड़े और जापानियों की इस हरकत के मुतल्लिक बातें करने लगे। आगे जाकर हम एक और गली में मुड़ गए। एक मकान के अंदर से कर्बनाक चीखें सुनाई देने लगीं। हम रुक गए। कभी ये चीखें बुलंद हो जाती और फिर ये हाय हाय जैसी आवाज़ों में बदल जाती। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ कहे सुने बगैर दोनों अंदर चले गए। जिस कमरे से ये कर्बनाक आवाज़ें आ रही थीं उसके दरवाजे में जा रुके। हमारे सामने ऐसा मंजर था जो ना कभी देखा था और ना कभी देखूंगा। फर्श पर कंबल बिछे हुए थे और एक औरत बच्चे को जन्म दे रही थी। वहां और कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी। जंग की डसी हुई दुनिया में जहां मौत की हुक्मरानी थी, एक इंसान भी वहीं जन्म ले रहा था। हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, ना हमें मालूम था कि हमें क्या करना चाहिए। ये औरत जवान थी और मलाया की ही रहने वाली थी। इसमें तो कोई शक नहीं था कि जिस बच्चे को वो जन्म दे रही है वो उसके खामिम का नहीं। उस औरत को भी जापानियों ने अपने साथ रखा हुआ होगा। खुद तो भाग गए और उसे इस मुसीबत में छोड़ गए। मैंने अपने साथी से कहा कि अपने मेडिकल ऑफिसर को जाकर बताते हैं। वो नहीं आएगा। मेरे साथी ने कहा, वो आ भी गया तो क्या कर लेगा, चलो चलें। मेरे दिल पर ऐसा बोझ आ पड़ा कि मुझ पर रिकत तारी हो गई। मैं उस औरत की मदद करना चाहता था लेकिन मैं मजबूर और बेबस था। हम वहां से चलने लगे तो उस औरत में हाथ जोड़े और फिर दाएं हाथ की उंगलियां इकट्ठी करके मुंह के साथ लगाईं, जिसका मतलब यह था कि वो कुछ खाने पीने को मांग रही थी। मैंने अपने साथी का बाजू पकड़ा और बड़ी तेजी से बाहर निकल आया। अपने साथी से कहा कि और कुछ नहीं तो उसे खाने पीने के लिए ही कुछ ला देते हैं। मैं दौड़ पड़ा और मेरा साथी भी मेरे साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते हम अपने ठिकाने पर पहुंचे और मैंने जल्दी जल्दी से खाने की कुछ चीजें इकट्ठी कर लीं। फील्ड यानी महाज पर हमें निहायत अच्छा राशन मिला करता था, जिसे उस वक्त की फौजी जबान में डबल राशन कहा करते थे। मैंने पानी की बोतल भी उठा ली। मेरे साथी ने भी मेरी तरह कुछ चीजें खाने के लिए इकट्ठी कर लीं। हम वहां से चलने ही लगे थे कि दूर से हवाई जहाजों की घन गरज सुनाई देने लगी। ये घन गरज फौरन ही हमारे सरों पर पहुंच गई और इसके साथ ही हम पर मशीन गनों की गोलियों की बौछारें पड़ने लगीं। नीचे से त्यारा शिकन मशीन गनें उन पर फायर करने लगीं। ये जापानियों के लड़ाका बमबार तैयारे थे। उन्होंने 2-3 जगहों पर बम भी गिराए जिनके धमाके बड़े ही जोरदार थे। यूं लगता था कि जैसे जलजला आ गया हो। हम उस औरत और नौजायदा बच्चे को तो भूल ही गए और अपनी जान के लाले पड़ गए। जापानी हवाबाज बड़े ही निडर और दलेर थे।
वो इतनी कम बुलंदी पर आकर मशीन गन फायरिंग करते थे कि यूं लगता था कि ये हवाई जहाज दरख्तों से टकरा जाएंगे। मैंने 4 हवाई जहाज धुआं छोड़ते हुए गिरते देखे। ये हवाई जहाज हमारे ब्रिगेड का रास्ता रोकने के लिए भेजे गए थे। मैं गिन नहीं सका ये हवाई जहाज कितने थे, इतना ही कह सकता हूं कि बेशुमार थे। दरअसल जापान की हाई कमांड आखिरी बाजी लगा रही थी। ये तो हमने देखा था कि जापानी पायलट जब हमला करने आते थे तो बहुत ही नीचे आ जाते, जैसे उन्हें अपनी जान का जरा सा भी ख्याल ना हो। यह भी जापान की एक कमजोरी थी कि उसने अपने तजर्बाकार पायलट जाया कर दिए। मैं उस औरत की बात कर रहा था जो जंग के महाज पर बच्चे को जन्म दे रही थी। हवाई हमला खत्म हुआ तो मुझे उस औरत का ख्याल ही नहीं रहा, क्योंकि हर तरफ चीखो पुकार और भाग दौड़ हो रही थी। इन हालात में मैं उस बस्ती में नहीं जा सकता था। फौजी की हैसियत से मेरा फर्ज था कि इधर उधर देखता कि अपने साथी जख्मी पड़े होंगे और उन्हें मदद की ज़रूरत होगी और उन्हें उठा कर एक जगह इकट्ठा करना है। इस गर्ज के अलावा मेरे अंदर कुछ जज्बात भी थे जिनके तहत मैं अपने करीबी और अजीज़ दोस्तों को देखना चाहता था। मैं भी इधर उधर दौड़ने और भागने लगा। वहाँ तो हर तरफ खून ही खून था। वो जंगल था और वहाँ कोई ज़मीन दोज पनाहगाह नहीं थी। हमने दरख्तों के नीचे पनाह ली थी, मगर दरख्तों की शाखें हवाई जहाज़ों की फायर की हुई गोलियों को नहीं रोक सकती थीं। मुख्तसर यह कि हमारी बटालियन को अच्छा खासा जानी नुकसान पहुंचा था। ये तो जंग की क़यामत खेजी थी जिसकी तफसीलात ना ही सुनाऊं तो अच्छा है। मैं आज उस वक्त को याद करता हूं तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है। मुख्तसर बात यह है कि हम मौत के परों के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्हीं परों के नीचे हमें पनाह मिलती थी और उसी मौत के पंजे किसी भी वक्त जिसे चाहते दबोच कर जिंदगी से उठाकर उस जहां में फेंक देते थे जहां से कोई भी वापस नहीं आया था। वो रात आई और गुजर गई। अगले रोज दिन के पिछले पहर जरा मोहलत मिली तो मैं उसी साथी को जो एक रोज पहले मेरे साथ बस्ती में गया था साथ लेकर बस्ती की तरफ चल पड़ा। वो बस्ती तो हमें कैंप से ही नजर आ जाती थी, लेकिन उस रोज नजर नहीं आ रही थी। हम अपने उस आरजी कैंप से निकल गए तो भी हमें वो बस्ती नजर ना आई। मैंने हैरत जदगी के आलम में अपने साथी से पूछा कि बस्ती कहाँ गई। मेरा साथी उधर ही देख रहा था जिधर बस्ती थी। कुछ और आगे गए तो बस्ती नजर आ गई, लेकिन अब वो मकान नहीं थे बल्कि खंडर थे। चंद एक दीवारें खड़ी नजर आती थी, बाकी सब मलबे के ढेर थे। हम समझ गए कि जापानी हवाई जहाज़ों ने बस्ती पर बम गिराए हैं। ये देखते हुए कि बस्ती में अब कुछ नहीं रहा, हम दोनों साथी खाने की चीज़ें और पानी की 2 बोतलें उठाए बस्ती की तरफ चलते ही गए और उस तरफ गए जहां उस औरत का घर था। उस तरफ कोई 1-2 मकान सलामत खड़े थे, बाकी गिर पड़े थे। उस मकान वाली गली में मलबा बिखरा हुआ था जिस पर संभल कर चलते हम उस औरत के मकान तक पहुंच गए, लेकिन उसका मकान भी खंडर रह गया था। गली की तरफ वाली दीवार खड़ी थी, उसमें दरवाज़ा भी महफूज था और खुला हुआ था। उसमें से देखा मकान का बाकी हिस्सा भी तबाह हो चुका था। हम दोनों मलबे पर चढ़ गए और सहन देखा। एक तो वो मंजर देखा था कि तने तनहा औरत बच्चे को जन्म दे रही थी, जिसे देखकर मुझ पर नीम गशी की कैफियत तारी हो गई थी। लेकिन अब सहन में जो मुझे नजर आया वो मालूम नहीं मैंने किस तरह बर्दाश्त किया। नौज़ायदा बच्चे का जर्रा जितना एक बाजू, कंधा और सर सहन में पड़े हुए थे। उसके बाकी जिस्म का कुछ पता नहीं था कि कहाँ गायब हो गया। उसके करीब उस बदकिस्मत बच्चे की माँ का जिस्म इस हालत में पड़ा हुआ था कि उसका पेट और सीना बिल्कुल ही फट गए थे और उनके अंदर कुछ भी नहीं रहा था। अच्छा हुआ मैंने इस तरह कहा जैसे अपने आप के साथ बात की हो। अल्लाह को इन पर रहम आ गया और इन्हें दुनिया से उठा लिया। मेरे हाथ में खाने का जो सामान था वो उसी सहन में फेंक दिया और पानी की बोतल जो मैं उस बच्चे की माँ के लिए लाया था वो भी फेंक दी। मेरे दोस्त ने भी ऐसे ही किया और हम दोनों सर झुकाए हुए मलबे से उतरे और फिर बस्ती में से निकल आए। कुछ दूर तक हमने एक दूसरे के साथ कोई बात न की। ये है जंग, मेरे साथी ने कहा। हम तो फौजी हैं, मरने के लिए ही महाज पर आए हैं। लेकिन सोचो यार, इन मासूमों को किस गुनाह की सजा मिली है। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मैंने कहा। यह खित्ता ना अंग्रेज़ों का है, ना अमरीकियों का और ना जापानियों का, लेकिन वो इस खित्ते पर यहाँ आकर लड़ रहे हैं और मासूम जानें तबाह हो रही हैं। क्या तुम समझते हो कि ये क्यों लड़ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि कोई माँ बच्चे को जन्म दे तो वो उनका गुलाम हो, जिनके पास एक दूसरे को कत्ल करने की ताकत है। ये जंग की होलनाकी के 2-3 भयानक वाक़यात हैं जो आपको सुनाए हैं। मैंने महाज पर जो मनाजिर देखे, अगर वो सब सुनाऊं तो आपके आसाब जवाब दे जाएं। ज़रा तसव्वुर में लाएं कि आपका एक दोस्त था जो रात को आपके साथ ताश खेल रहा था और आप सब हंस खेल रहे थे। हंसते खेलते आप सो जाते हैं और आपका दोस्त अगले रोज़ एक ड्यूटी पर भेजा जाता है। दिन के पिछले पहर आप देखते हैं कि उस दोस्त का एक बाजू एक गीदड़ उठाए भागा जा रहा है और आपके दोस्त का बाकी जिस्म गिद्ध खा रहे हैं।
अब मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। सिर्फ ये बता देता हूँ कि उस रोज़ अपने जितने साथी मारे गए थे उनकी लाशें इकट्ठी की गईं। उनमें जो मुसलमान थे उनकी लाशें एक जगह रखकर हमने नमाज जनाजा पढ़ा और एक ही गड़ा खोद कर उन सब को उस गड़े में रखा और मिट्टी डाल दी। इसी तरह हिंदुओं और सिखों ने अपने अपने साथियों की लाशों की आखिरी रसूमात अदा की और उन्हें जला डाला। उन सब की जानें सिर्फ इसलिए गईं कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों के पंजे और ज़्यादा मजबूत हो जाएं और हम गुलामी की जंजीरों से कभी भी ना निकल पाएं। उस रोज़ बहुत से अमेरिका और बरतानिया के बमबार हवाई जहाज़ सरों के ऊपर से गुजर गए। वो जापानियों पर जवाबी हवाई हमला करने जा रहे थे। हमारा ब्रिगेड वहां से एडवांस कर गया। हमें बहुत दूर के धमाके सुनाई देने लगे। ये बमबार तैयारे बम गिरा रहे थे। कमोबेश 2 घंटों के बाद बमबार तैयारे वापस आए और हमारे सरों के ऊपर से गुजर गए। एक रोज़ हम कुआलालंपुर में दाखिल हो गए। मैं ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा। इतना ही बताना काफ़ी होगा कि जापानियों ने कुआलालंपुर का दिफा करने की कोशिश की, लेकिन दिफा इस कदर कमज़ोर था कि वो 2 दिन भी ना ठहर सके और शहर खाली कर गए। यहाँ मैं एक वाक़या सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। हमारी बटालियन में एक लांस नाइक हुआ करता था जो गुजरात शहर का या उस शहर के साथ वाले किसी गांव का रहने वाला था। एक हवालदार भी था जो उसका रिश्तेदार था। उस लांस नाइक की शादी बर्मा फ्रंट पर जाने से साल या 1.5 साल पहले हुई थी। उसका रिश्तेदार हवालदार हमें सुनाया करता था कि ये लांस नाइक ऐसा जन मुरीद हुआ कि उसने अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। लड़की बड़ी ही चालाक और बदनीयत थी। उसने उस शख्स पर ऐसा कब्जा किया कि उसे माले गनीमत के तौर पर अपने वालिदैन के हवाले कर दिया। लड़की के वालिदैन ने लड़के पर सिर्फ कब्जा ही ना किया बल्कि उसके दिमाग में उसके वालिदैन के खिलाफ बातें डालते रहे और वो बगैर तहकीकात के जाकर अपने वालिदैन की बेइज्जती करता। उसकी बीवी ने उसके वालिदैन को अपने नौकर समझ लिया। घर में उस लड़की की बादशाही बन गई। घर में वही होता था जो ये लड़की चाहती थी। ये लांस नाइक जब छुट्टी जाता तो उसकी बीवी उसके पास आती थी, वरना वो अपने माँ बाप के घर रहती थी। जब चाहती ससुराल में आ जाती और वहाँ अपना हुक्म चलाती और उन बूढ़ों की बेइज्जती करती और फिर जब चाहती अपने माँ बाप के पास चली जाती थी। हवालदार ने हमें बताया था कि उस लांस नाइक की माँ और उसका बाप बेचारे सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं कर सकते थे, या वो पीरों फ़कीरों के यहाँ जाकर उनके आगे माथे रगड़ते थे। ये पीर फ़कीर उन्हें बताते थे कि तुम्हारे बेटे पर उसकी बीवी और उसकी माँ ने जादू चला रखा है। इस तरह ये माँ बाप बेचारे लुटते हैं और फिर जहाँ कोई उन्हें बताता है कि जाएं, उनकी मुराद पूरी होगी तो वो उधर को उठ दौड़ते हैं और नजराने दे देकर और रो रो कर जिंदगी गुजार रहे हैं।